हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डाबला सी डिवीजन में। हमने कल डेप्रिसिएशन अलाउंस किया था और स्टार्ट किया था कल डेप्रिसिएशन अलाउंस का, और वही क्लास को आज हम आगे लेके जाएंगे। अगर आपने कल की क्लास नहीं लगाई तो पहले इस क्लास से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो क्लास जरूर लगाएं, और ये क्लास लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। चलो करते हैं फिर आज की क्लास। हमने जो कल की क्लास थी वहां पे हमने सेक्शन जो देखा था 32 डेप्रिसिएशन अलाउंस का, उसके बारे में हमने कल क्लास में शुरू किया था, और वही है जो आज की क्लास, उसी को हम आज आगे लेके जाएंगे। और इससे पहले हमने आपको बता दिया था वो कंसेप्ट भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, वो हमने आपको सभी बता दिया था। उससे रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया था, और आज हम ये आपके लिए परफॉर्मा लाए हैं। हमने कल आपको सिंपल एक व्यू दिया था भी कैसे निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, ऑफ प्रीवियस ईयर। जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा उसमें जो ब्लॉक ऑफ एसेट होगा, हमने ब्लॉक ऑफ एसेट जो कल की क्लास थी उसमें बता दिया। अगर आपको नहीं पता भी, आप पहले वो क्लास जरूर लगाएं। जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ब्लॉक ऑफ एसेट की 1 तारीख को, पहली तारीख को, हमारे जब हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होता है उस पहली तारीख को जो वैल्यू भी यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हम ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी एसेट खरीदी है उस ब्लॉक के रिगार्डिंग, मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर के ब्लॉक में हमने अगर न्यू एसेट खरीदी है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट होगी। और उसके बाद हमारा इनका जो पहली तारीख को हमारी वैल्यू थी वो, और एक्चुअल कॉस्ट जो हमने और खरीदी है उसको ऐड करके हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे। ये हमारी क्या आ जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी टोटल। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे हमें जो मनी रिसीव हुई है किसके रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट फॉलिंग विद इन ब्लॉक, इस ब्लॉक जिस हमने कल आपको बताया था अभी, जो हमारा अकाउंट्स सब्जेक्ट होता है उसमें तो हम सिंपल जैसे फर्नीचर लिखा हुआ, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन निकाल दी। लेकिन हमारे इनकम टैक्स में हमने जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ब्लॉक में दर्शाता है, हमारे जो सभी फिक्स एसेट होती हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक में दर्शाता है। अब इस ब्लॉक के रिगार्डिंग अगर फर्नीचर की बात करते हो तो फर्नीचर की जो हमने, जैसे हमने कोई भी एसेट थी उस ब्लॉक के रिगार्डिंग वो हमने सेल कर दी, और सेल करने से हमें जो मनी रिसीव हुई है वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, चाहे सेल कर दी, डिस्कार्डेड कर दी, डेमोलिश्ड कर दी, और डिस्ट्रॉयड कर दी, ठीक है। आपको डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म होता है, डेमोलिश्ड का मतलब भी सेम ही होता है, भी उसको खत्म ही कर दिया, और डिस्कार्डेड हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, वही भी हमने परे हटा दी, ठीक है। और इनको लेस करने के बाद ये वैल्यू जो लेस करेंगे हम इसकी, और ये हमारी आ जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग, साल के एंड में हम क्लोजिंग वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन जो रेट चल रहा होगा प्रेस्क्राइब्ड है हमारा ब्लॉक में, वो रेट से डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देंगे, और ये निकाल के ये क्लोजिंग जो ये अमाउंट आ जाएगी ये अगले साल के लिए हो जाएगी, ठीक है। हमें तो ये चाहिए डेप्रिसिएशन कितनी हमारा इनकम टैक्स जो अलाउ करेगा, डेप्रिसिएशन अलाउंस, ठीक है। ऐसे परफॉर्मा होता है। अब अगर आप निकालोगे कभी भी आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा एग्जाम में तो ऐसे लिखेंगे, पहले तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो 1 अप्रैल को होगी, और उसके बाद जो हमने एक्चुअल कॉस्ट जो कोई भी हमें एक्वायर किया प्रीवियस ईयर में जो हमें पड़ी है उसकी अमाउंट, इसको दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हमने कोई सेल की है वैल्यू, जब हमने कोई खत्म कर दी, उसको तोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डेमोज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लेस हो जाएगी, और जो अमाउंट आ जाएगी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग साल के एंड में, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट लगा देंगे, ठीक है। और जो हमारी आज क्लास हम ये तो परफॉर्मा था भी ऐसे निकालते हैं, और हमने आज थ्योरी पर्पज के लिए रहेगा, साथ साथ एक दो एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल होंगे जो किस पे आज चर्चा होगी थ्योरी की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। वैसे तो कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस समझने की बात है। अब हमने इस पे चर्चा करनी है आज,
एक्चुअल कॉस्ट पे और रिटर्न डाउन वैल्यू है। रिटर्न डाउन वैल्यू तो हमने बताई दी, वैसे जैसे ये परफॉर्मेंस बताया अभी बता दी भी रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलते हैं। इस पे एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर देंगे, लेस डैमेज्ड जो हमने सेल किया स्क्रैप या वैल्यू वो लेस करके जो क्लोजिंग आ जाएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू। अब एक्चुअल कॉस्ट, अब एक्चुअल कॉस्ट को सेक्शन बताता है हमारा 43, ठीक है 43 बताता है। अब वो बताता है भी कैसे निकालते हैं 43(1), ठीक है ये सेक्शन बताता है इनकम टैक्स का। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन अलाउंस का कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्या पूरा चैप्टर में जो डेप्रिसिएशन अलाउंस के जो भी प्रोविजन होगी वो आज कंप्लीट हो जाएंगी। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, अभी हमने देखा ना एक्चुअल कॉस्ट जो एसेट एक्वायर की है, ये कौन सा सेक्शन है 43(1), ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई बंदा ए है, ठीक है इसने कार खरीदी, ये कार ए ने एक्वायर की खरीदी, ठीक है। अब ए को कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी, अगर मान लीजिए ने सिंपल खरीदी 3 लाख में, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है इसके लिए 3 लाख ही होगी, जो इसने कॉस्ट दिया 3 लाख होगी। अगर आपको आपसे कहूं कार की जगह पे कोई मशीनरी खरीदी है जिसको इंस्टॉल भी करना होता है, मशीन खरीदी है, ठीक है। अब मशीन खरीदी है, मशीन 3 लाख की थी, तो एक्चुअल कॉस्ट इसको 3 लाख मानेंगे। या अगर मैं ये भी लिख दूं साथ में भी इसको इंस्टॉल करने के जो खर्चे आए हैं वो आ गए 30,000, अगर मशीन बड़ी है तो इंस्टॉल के खर्चे भी 30,000 आ गए। तो मैं आप क्या सोचोगे भी इसको एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, जो 3 लाख है, या इंस्टॉल के खर्चे भी ऐड करेंगे प्लस 2,000 आप ये लिख सकते हो। जैसे इसके मान लीजिए कोई लीगल खर्चे आ गए, ठीक है, क्या ये ऐड होंगे इसमें, लीगल प्रोसीडिंग होती है अभी उसने अपने नाम पे करवाई होगी मशीनरी, वो टोटल ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट इसको कितनी पड़ी 3 लाख ये 30,000 ये और 2 लाख ये 2,000 ये, तो कितनी पड़ी 3,32,000, ये होती है एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस क्या करते हैं एक्चुअल कॉस्ट में से, अगर भाई ये किसकी थी मशीन, कौन लेके आया, ए बंदा है ना, कौन है मान लीजिए राम है, राम लेके आया। अब बंदा कोई शाम है इसका दोस्त है मान लीजिए, अब इसने इसके मान लीजिए कुछ 10-20 हज़ार रुपये दे दिए, कहता है भी 10,000 मैं पे करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका दोस्त है, तो ये 10,000 अगर थर्ड पार्टी कोई पेमेंट करते तो ये लेस हो जाएंगे। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी इसको 3,22,000, ठीक है, ये होती है एक्चुअल कॉस्ट। अब इसकी प्रोविजन है काफी भी एक्चुअल कॉस्ट कि क्या क्या भी कैसे कैसे होगी, अगर कोई उसका कोई उसने घर पे रखी हुई थी मशीनरी उसको अपने आप ला लिया, या कोई पुरानी मशीनरी खरीद ली, ठीक है, इसकी प्रोविजन है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब आपको एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए कोई बंदा मशीन कोई भी चीज खरीद के लेके आया, अगर 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, उसका खर्चा एक्सपेंसेस उसने पे की सिंपल अगर कैश पेमेंट कर दी, ठीक है, या कोई अदर अदर मान लीजिए उसने पे किया, सिंपल आपको ये बता दूं पे किए उसने कैसे पे किए, उसने पे किए अगर चेक से, इलेक्ट्रॉनिक चेक, अकाउंट पे ही चेक जिसको बोलते हैं अकाउंट पे ही चेक, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक समझते हो क्या होता है, जैसे हम कैश क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ऐसे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है, ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन कैश जिसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जैसे उसने कर दी आरटीजीसी कर दी, और जो ऑनलाइन मोड होता है ना इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इनसे पेमेंट किया, अगर 10,000 का खर्चा 10,000 से ऊपर है तो वो इनसे पेमेंट तभी डिडक्शन मिलेगी, उसकी खर्चा तभी लो होगा, अदरवाइज अगर इससे अदर मोड पे करता है, जैसे अदर मोड कैसे, जैसे कैश को उससे करता है, ठीक है, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसको ये ध्यान रखना। अब एक्चुअल कॉस्ट की जो प्रोविजन है हमने आपको बताया, अभी इसकी काफी प्रोविजन है,
उसको एक एक करके पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई एसेट यूज हो रही थी, हो रही थी, ठीक है, कोई अगर एसेट थी वो कहाँ यूज हो रही थी, साइंटिफिक पर्पज। अब साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हो रही थी, ठीक है, साइंटिफिक पर्पज, साइंटिफिक रिसर्च लिख लेते हैं, रिसर्च के लिए यूज हो रही थी। इसका सेक्शन है साइंटिफिक रिसर्च का 35(1), लेकिन ये यहाँ पे नहीं चलेगा, क्यों, हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं अभी, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन की, जो 43 है, ठीक है। अब एसेट कोई है साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रही थी, अब हमने वो रिसर्च छोड़ दी, ठीक है। अब वो एसेट को कहाँ ले आए हम, अपने बिजनेस में लाए। अब हमने नहीं तो खरीदी नहीं वो, ठीक है। अब कोई एसेट थी हमारे पास, हमने अभी पहले हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे, अब हम अपने बिजनेस में लेकर आ गए उसे। अब इसको एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट वो लेंगे। अगर भाई ये जो साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन होता है वो हमने पहले बताया 35 होता है, अगर ये कोई डिडक्शन अलाउ करता है तो वो लेस करके लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर ये सेक्शन, देखो कोई एसेट थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम यूज कर रहे थे, ठीक है, उसको अब हमने साइंटिफिक रिसर्च रोक दी, या कुछ हम हमारी कंप्लीट हो गई, अब जो कोई एसेट थी हम यूज कर रहे थे अब वो हमने बिजनेस में ही ले आए, उसको कैपिटल एसेट थी। अब उसकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू थी जब हमने एक्वायर किया उस एसेट को, हम जब बिजनेस में लाए तब वो एक्चुअल कॉस्ट होगी हमारी। अगर ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये कोई खर्चा अलो कर रहा है इसको, तो वो घटा के जो हमारी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। ये तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी। अब कोई इन्वेंट्री है हमारे पास, ये तो एसेट थी, अब इन्वेंट्री है, अब कोई इन्वेंट्री थी हमारे पास, दूसरी एक्सप्लेनेशन है ये इन्वेंट्री। अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कहाँ, कैपिटल एसेट में। कोई हमारे पास रॉ मटेरियल जहाँ इन्वेंट्री था, अब उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका हमने आपको पहले भी बताया है, पहले लेक्चर में, इसकी क्या आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है भाई। अब कोई इन्वेंट्री है उसको कैपिटल एसेट में लाए, अब इन्वेंट्री तो हमारे पास ही पड़ा था, हम मार्केट से तो नहीं लाए, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, अब हमने देखा भी फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी, वो ले लेंगे, या असेसिंग ऑफिसर को अच्छा लगे भी इतनी वैल्यू हो सकती है रीजनेबल, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन 2 थी। पहली क्या थी, कोई एसेट साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हो रही है उसको लाए, दूसरा इन्वेंट्री था हमारे पास उसको कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर दिया। अब भाई कोई एसेट है, ठीक है, एसेट जो हमें गिफ्ट में मिली है, एसेट है कोई जो हमें गिफ्ट में मिली है, एसेट एक्वायर, हमने एक्वायर की बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, ठीक है। गिफ्ट इनहेरिटेंस, गिफ्ट का मतलब हमें किसी ने गिफ्ट दे दिया, और इनहेरिटेंस हमें जो जैसे पुश्ती मिली, पुश्तैनी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट वहां होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू होगी गिफ्ट की, ठीक है, जो वैल्यू होगी गिफ्ट की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है भाई, पता चल रहा है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
मतलब सेम ही बात है, हमें जो उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू, अगर आप मान लीजिए गिफ्ट की, अब आपको पता है पुराना ओनर कह रहा है जिससे हमें गिफ्ट मिला या किसी से मिल रहा है, बंदा कह रहा है भी इसकी हमें कॉस्ट पड़ी है, अगर वो न्यू लेके आया कॉस्ट पड़ी है 50,000 पड़ी है मान लीजिए, तो जो वही लिखा ना रिटर्न डाउन वैल्यू जो वहां पे ट्रांसफर के दौरान होगी। अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू अगर उसको कॉस्ट इतनी पड़ी है, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन, ठीक है, मान लीजिए 5,000 लेस कर दिया, अब वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, वही है ना, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये थी थर्ड थर्ड प्रोविजन। पहली केड़ी थी, पहली कौन सी थी, हमने साइंटिफिक पर्पज के लिए कोई एसेट थी वो हमने अपने बिजनेस के लिए लेके आ गए। अब दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी हमारी इन्वेंट्री की। अब तीसरी हमें कोई दूसरी कोई इन्वेंट्री एसेट हम यूज कर रहे थे, इन्वेंट्री को अब कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर दिया। अब तीसरी हमारे पास अगर हमें कोई गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट अच्छा लगा, वो इतना कीमती था, हमारे बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो सकता था, हम उसे बिजनेस पर्पज में लाए। अब प्रीवियस ओनर को कितनी कॉस्ट पड़ी उसकी, मान लीजिए उसने आपको बताई दिया अभी एग्जांपल भी, मान लीजिए उसने 50,000 का खरीदा, वहां पे मान लीजिए उसने 1 अप्रैल को खरीदा था फर्स्ट ईयर में, अब उसने ट्रांसफर किया हमें क्लोजिंग में, अब वो डेप्रिसिएशन तो लगाएगा ही, हम रिटर्न ऑन वैल्यू तो देखेंगे उसकी, ठीक है ऐसे। अब चौथा क्या है, चौथा अगर सेकंड हैंड है कोई, ठीक है एसेट, चौथी एक्सप्लेनेशन किया सेकंड हैंड एसेट के लिए है। अब हमने सेकंड हैंड एसेट ले ली, अब सेकंड हैंड एसेट आप नाम से ही देख रहे हो सेकंड हैंड एसेट ले ली, अब जो इसकी वैल्यू होगी वो ही हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड एसेट क्या हो जाएगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और इसमें एक बात और है, मजे की बात यह है कि अब वैल्यू ऑफ सेकंड है जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो गई, अगर असेसिंग ऑफिसर को ये रीजनेबल लग रही है, क्यों भाई पुरानी चीज है कोई भी, इनमें आप ये पॉइंट डाल सकते हो भी असेसिंग ऑफिसर को जितनी रीजनेबल लग रही है, ठीक है, पुरानी एसेट है सेकंड हैंड है। अब हमने अब आपको कहोगे भी हमें सेकंड एसेट ली है फॉर मान लीजिए टैक्स पर्पज के लिए, अब टैक्स पर्पज के लिए आपने टैक्स बचाना है, आप कॉस्ट ज़्यादा दिखाओगे उसकी भी हमें खर्चा ज़्यादा पड़ा है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ये रीजनेबल नहीं लगेगा, जितना रीजनेबल लगेगा वो इतना लगा सकता है सेकंड हैंड पे, ध्यान रखना। अब फिफ्थ प्रोविजन क्या है, अब फिफ्थ है अभी हमने री एक्विजिशन का ली, री एक्विजिशन ऑफ एसेट, जी सी है ना, री एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब इसका मतलब क्या होता है री एक्विजिशन ऑफ एसेट, हमने पहले किसी को ट्रांसफर कर दिया, अब उसके बाद हमने फिर ले ली, ठीक है, पहले किसी को ट्रांसफर कर दी उसके बाद हमने फिर ले ली, तो इसको क्या बोलता है री एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब इस जैसे हमने कहा आपको भी, पहले हमने किसी को ट्रांसफर कर दिया और री एक्वायर कर ली, ट्रांसफर अब हमने कहा था मनी में भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी जैसे आपको इच्छा। अब ट्रांसफर कर दी किसी को, अब ये तो एसएससी के ऊपर है ना अभी कैसे कर रहे हैं, अब उसने सोचा अभी अब मैं री एक्विजिशन कर लेता हूँ उसको। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी माइनस करके डेप्रिसिएशन, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एक्चुअल, ठीक है, मान लीजिए हमने जब ट्रांसफर की थी वो एसेट है उसकी वैल्यू 5 लाख थी, अब उसने डेप्रिसिएशन ले ली, ठीक है, डेप्रिसिएशन ले ली 10%, तो 50,000 निकाल के रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी 4.5 लाख। या तो हम ये वैल्यू लेंगे या फिर हमें जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है, एक्चुअल कॉस्ट जितना हमने पे किया, मान लीजिए हमने 4 लाख पे किया इसके लिए,
तो जो इनमें से लेस होगा वो लेंगे, ठीक है। ये होती है रीएक्विजिशन ऑफ एसेट। जब हमने ट्रांसफर की थी तब उसकी वैल्यू 5 लाख में हमने ट्रांसफर की और 10% वो रिटर्न ऑन वैल्यू ब्लॉक ऑफ एसेट है 10% था। अब हमने साल बाद में ले ली, अब उसने 10% ब्लॉक लगा के 4.5 लाख थी वैल्यू उसकी, और जो एक्चुअल कॉस्ट थी अगर वो 4 लाख है, ठीक है, इनमें से जो लेस होगा वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी। अब इसकी एक सिक्स्थ प्रोविजन होती है, वो भी री एक्विजिशन के जैसी या सेम। अब कोई एक्विजिशन, अब कोई एक्विजिशन कर लिया एसेट, ठीक है, जिसको हमने लीज पे दी हुई थी, एक्विजिशन ऑफ एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट प्रीवियसली owned एसएससी। अब इसका मतलब क्या है, हमने एक्विजिशन एसेट कर ली प्रीवियसली ओन्ड बाय अदर पर्सन, ठीक है, कोई मतलब अदर पर्सन ओनर था उस एसेट का, हमने उससे लीज पे ली हुई थी, लीज पे, रेंट पे या हायर पे, ठीक है। अब हमने वो एसेट एक्वायर कर ली। अब यही वही बात है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो उसकी पहली 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 तारीख को रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, और उसके बाद हम लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। ये प्रोविजन है जी, मतलब थ्योरी में पूछ भी सकता है, अदरवाइज हम जब न्यूमेरिकल निकालेंगे आपको वहां पता चल जाएगा अभी इसके कितनी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है। अगर आपको पॉइंट डाल दिया गया, अभी ए ने ट्रांसफर की 50,000 में, ठीक है, हमने फिर मिस्टर ए ने फिर खरीद ली 40,000 में। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी हम देखेंगे ना, इनमें से ऐसे पूछ सकता है वो न्यूमेरिकल, जब हम करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, क्यों ये तो अभी थ्योरी है, ठीक है। ये पता चल गया। अब कोई एक्विजिशन, हमने एसेट एक्वायर कर ली जिसको हमने लीज पे लिया था किसी अदर पर्सन से। अब सेवंथ क्या है, ये सिक्स्थ थी। अब सेवंथ क्या है, बिल्डिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग है कोई, अब वो बिल्डिंग पहले तो वो एसएससी खुद यूज कर रहा था, अब वो क्या करने लग गया, अब वो ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए यूज करने लगा। पहले वो रह रहा था वहां पे, अब बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। अब बिल्डिंग की जो रिटर्न जो वैल्यू होगी ट्रांसफर दौरान, वो कैसे अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो हमें पड़ेगी वो ही लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट अब बिल्डिंग को हमारी थी, ठीक है। जब फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर मतलब पहले दिन कर रहे हो तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ही लेंगे हम। बिल्डिंग ट्रांस अगर आप मिड में कर रहे हो या साल के एंड पे कर रहे हो तो उसको डेप्रिसिएशन अलाउंस मिल जाता है, अगर हमने बिजनेस पर्पज के लिए लाए थे, ठीक है। अब बिल्डिंग की जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो, और उसमें से अगर डेप्रिसिएशन अलाउंस उसको मिल रहा है वो निकाल के, वो उसके बाद हमें जो कॉस्ट होगी वो एक्चुअल कॉस्ट होगी इसकी, ठीक है। अब आपको एक बात और बताते हैं, अभी हम अगर इंटरेस्ट की बात आ जाए, अभी स्किप क्यों, ये इसी में है, इंटरेस्ट की बात आ जाए, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे कैपिटलाइज करें, अगर भाई इंटरेस्ट प्री है, प्री सेटअप हमने किया जब, और पोस्ट सेटअप को आपको लिखाते हैं, कमेंट क्या और लिखा है वर्ड जो आपको याद रह जाए, टू यूज, इसको हम पुट टू यूज लिख सकते हैं।
ये इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं है, जो वही है एक्चुअल कॉस्ट का ही है, आपको बता दें हम। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है पोस्ट पुट टू यूज। मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीदी, ठीक है, मान लीजिए कोई एसेट खरीदी, ठीक है। अब एसेट हमने यूज, मान लीजिए हमने एसेट खरीदी 1/8/2020 को, ठीक है। वो एसेट खरीदने के लिए हमने इंटरेस्ट लिया था, लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। अब हमने लोन लिया 1/4/2020 को, ठीक है। अब ये कितने मंथ बन गए, 4 के 3, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4 मंथ बन गए। ये जो इंटरेस्ट होगा 4 मंथ का पुट टू यूज के पहले का, प्री का, वो हमें इसमें कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वहां ऐड होगा, पोस्ट का नहीं होगा, पोस्ट का इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन इसको हम वहां पे ऐड करेंगे। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, आपको अगर पूछ ले भी इंटरेस्ट का कैसे होगा। अगर आपने, अब यहीं लिख देता, अगर आपने ड्यूटी पे की है, कोई ड्यूटी मानते हो जैसे एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब रिगार्डिंग एसेट, हम कोई एसेट खरीद रहे थे, वहां पे एक्साइज ड्यूटी पड़ गया हमें, वो भी इसकी ऐड होगा एक्चुअल कॉस्ट में, ठीक है। जो एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे वो ऐड कर देंगे। अगर कोई सैंडविच मिलता है तो वो तो बाद की बात है। चेक क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कोई सब्सिडी दे दी, ठीक है, सब्सिडी और ग्रांट वगैरह, सब्सिडी। मान लीजिए हम एसेट खरीद के लाए 5 लाख की, ठीक है। अब हमें इस पे सब्सिडी मिल गई 30,000 की, तो इसमें 30,000 लेस करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 4,70,000 की। अगर सब्सिडी मिलती है, कोई गवर्नमेंट दे रहा है, चाहे कोई भी दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है उस एसेट के रिगार्डिंग, वो हम वहां पे लेस कर देंगे, वो एक्चुअल कॉस्ट उसको लेस करने के बाद आएगी। अब बात करते हैं, कोई अगर कोई एसएससी है हमारा, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। एसएससी क्या है, नॉन रेजिडेंट, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसने कोई एसेट खरीदी और एसेट को अब इंडिया में, बाहर खरीदी एसेट, अब इंडिया में भेज दिया। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू पड़ेगी ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग, वो एज ऑन 1 अप्रैल को, और उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो इंडिया में अलाउ होगी उस ब्लॉक ऑफ एसेट में, ठीक है। डेप्रिसिएशन परसेंटेज लेस करके ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर वो मतलब पहले उसने बाहर खरीदी थी, अब बाहर मान लीजिए उसने 1 अप्रैल को खरीदी थी, अब इंडिया भेजे हुए थे उसको 1/12 हो गए, ठीक है। अब उसने थोड़ी सी बाहर यूज कर लिया, कैसे यूज कर लिया, अब 1/12 हो गए, इसमें से जो ये रिटर्न ऑन वैल्यू ये होगी ना, अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल के उसको एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं एक और प्रोविजन की, जो लास्ट है हमारी, वो क्या कहता है, कोई भी एक कैपिटल एसेट है, ठीक है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है जिसको हमने 35 सेक्शन 35 AD के अंदर क्या कर दिया, उसको 35 AD के अंदर हमने वो उसको डिडक्शन मिली हुई है। ये भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है इसमें। अब वहां पे डिडक्शन मिल गई तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी हमारे लिए क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन है वो हम फिर
बस आप इतना ही ध्यान रखो, कंडीशन को छोड़ो। अब रिटर्न डाउन वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आता है? रिटर्न डाउन वैल्यू हमने, अब ये तो थी प्रोविजन। अब आपको, आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्या 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 थी प्रोविजन। अब पहली तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी, फिर इन्वेंट्री आपने वो कर दी, फिर एक सेकंड हैंड की वी की, एक सेकंड हैंड की थी। ऐसी जो हमने किया, अभी आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से बस एक बार ही पता चल जाएगा क्या थी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन्वेंट्री को लाए हम, फिर और क्या थी, सेकंड हैंड, और फिर एक हमने अभी अभी पढ़ी है जैसे एसएससी जो फॉरेन का, तो एनआरआई का वो लेके आ गया। और उसके बाद जो सेक्शन 35 एडी में जिस जो हमने वो वहाँ पे एसेट लाए। ऐसी जो प्रोविजन है 10-11 वो आपको याद हो जाएंगे, आप देख लेना। ठीक है, अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। अब इसकी दो दो प्रोविजन तो वही है, पहले ट्रांसफर कर दिया, फिर एक्विजिशन, दोबारा री एक्विजिशन कर ली। पहले हमने किसी से वो ली हुई थी, लीज पे ली हुई थी, अब उसी ने हमें ट्रांसफर कर दी। अब उसके बाद बिल्डिंग जो बिजनेस हम घर पे यूज कर रहे थे, बिजनेस में लगा दी। ऐसी हैं प्रोविजन, अच्छी हैं, आप देख लेना वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है उनको। अब बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू की। रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, इसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो भैया, अगर कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? एक चार को क्या होगी? कोई नहीं होगी। इसके रिलेटेड अगर कोई ब्लॉक है वो रिटर्न डाउन वैल्यू इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसकी नेक्स्ट ईयर बन जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर से पहले हमने कोई एसेट खरीदी थी जो 1/4 को उसकी वैल्यू होगी, वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, ठीक है। क्या किसी किसी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू जीरो हो सकती है, नील हो सकती है? हो सकती है क्या? अगर मान लीजिए उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4/2020 को 5 लाख थी, ठीक है, अब हमने वो सेल कर दिया एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब हमारे पास कोई और उस ब्लॉक की एसेट नहीं बची, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू नील आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम कैपिटल गेन में ले जाएंगे। अब बात करते हैं, आपको एक और पॉइंट बताना था, क्या था? अब सेट ऑफ, ये डेप्रिसिएशन का लास्ट पॉइंट है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, या अब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वही होता है कैरी फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब है? हम देखो, अगर कोई हमारी डेप्रिसिएशन अलाउंस है जो लॉस में आ रहा है, जो पिछले मान लीजिए पहले हमने डेप्रिसिएशन हमें पूरी तरह नहीं अब्जॉर्ब हुई, ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर अनअब्जॉर्ब को क्या, अब्जॉर्ब का मतलब होता है, मान लीजिए हमारी एसेट की वैल्यू 5 लाख है और डेप्रिसिएशन भी हमारी मान लीजिए 5 लाख ही बनी, ठीक है, तो उसको हमने पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया। अगर नहीं, अगर 6 लाख डेप्रिसिएशन आ गई, तो 1 लाख जो रह गई डेप्रिसिएशन वो क्या हो जाएगी? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब डेप्रिसिएशन जो अनअब्जॉर्ब थी, पहले तो इसको सेट ऑफ कैसे करते हैं? पहले तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को हम सेट ऑफ करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर की देखेंगे। अब कितने साल, इसको सैलरी में नहीं सेट ऑफ कर सकते, अब सारे सभी हेड में कर सकते हैं लेकिन सैलरी को छोड़ के। अब कितने साल तक कर सकते हैं? जब तक ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, जीरो नहीं हो जाएगी तब तक हम करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक वो जीरो नहीं हो सकती। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसका एक, आई होप आपको, ये तो था हमारा 32 सेक्शन। अब हमने आपको सभी कंप्लीट करवा दिया पिछली क्लास में, लास्ट क्लास और इस वाली क्लास को आप जोड़ के देखोगे तो आपको डेप्रिसिएशन 32 हो गया, जिसमें से कम 5 मार्क्स का तो पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% श्योरिटी है। किसमें से? सेक्शन 32 में ही से ओनली, डेप्रिसिएशन में। आप ये क्लास लगानी बहुत आपके लिए ज़रूरी है।
सो आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल लगा दूं, फिर हम देखते हैं उसको कैसे देखना है। अब देखो भाई, अब मिस्टर धवल है कोई, उसने न्यू सीए फॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये इसकी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर की है, जो ये डाटा दिया हुआ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर का है। हमने क्या निकालना, डेप्रिसिएशन अलाउंस निकालना है। इन्होंने बताया कि अज्यूम ऑल पेमेंट मेड अकाउंट पे ही चेक का, ठीक है। अब उसने क्या क्या खरीदा, उसने कंप्यूटर खरीदा, यूपीएस खरीदा कंप्यूटर के लिए, अब प्रिंटर खरीदा, फर्नीचर, लैपटॉप और बुक्स वगैरह खरीदी। अब उसने डेट ऑफ एक्विजिशन लिखी हुआ, पुट टू यूज लिखा हुआ, ठीक है। अब हम जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये, ठीक है। हमने बता दिया इंटरेस्ट, हम इस पे जो एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट में हम इंटरेस्ट, अगर हमें ये डेट दी हुई है तो इसमें इंटरेस्ट जरूर देखना होता है, लेकिन अदरवाइज इसमें हमारा कोई इतना रोल नहीं रहता। अब डेट ऑफ पुट टू यूज ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा है अब फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कितना है, हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउंस, अब पहला ब्लॉक रहेंगे हम, ब्लॉक 1 लिख लेते हैं, किसका है ये, फर्नीचर का, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर। अब हम सीधा सीधा क्यों, यहाँ पे न्यू एसेट तो अभी एक्वायर ही नहीं की हुई, यही न्यू एसेट एक्वायर है। रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4 को हमारी 0 हो जाएगी, और ये रिटर्न डाउन वैल्यू ऐड करके हम क्लोजिंग वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू निकलेगी। अगर आप पूरा परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिख सकते हो आप, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ये नील है। अब ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, हमने आपको बता दिया अब एक्चुअल कॉस्ट के बारे में। एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी इसको, एक्चुअल कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं अभी, पहले हम फर्नीचर की, फर्नीचर की 3 लाख पड़ी, ठीक है। हम टोटल निकालते हैं, टोटल 3 लाख हो गया। अब ये टोटल हो गया। अब इसमें लेस जो हमने कोई सेल करी है, सेल तो हमने नहीं की, लेस इसको कैसे है, मनी रिसीवेबल ऐसे लिखते हैं, मनी रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल डिस्कार्डेड। अब उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ये आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग 3 लाख, ये तो हमारे पास नहीं है, नील है। अब डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगेगा इस पर, 10%, ठीक है। अब 10% कितनी आ गई, 30,000, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ऐसे निकालेंगे, अगर फुल बेस आप अकेले अकेले को कर सकते हो ऐसी, ठीक है जी। 10% क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो कल क्लास की थी वहां पे बताया गया था अगर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है तो फुल लेंगे, 10% हो गया। अगर लेस देन होता 180 डेज से तो इसका 50% और कर देते, हाफ कर देते, तो 5% आ जाता है, ठीक है। अब इस हम सिंपल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं पहले ब्लॉक की। अब कितना है फर्नीचर, हमें पता है फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख है। इस पे हमने ये पता है कि कितने, ये पुट टू यूज 180 डे से ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, तो इस पे सीधा सीधा 10% मिल जाएगा। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 30,000। अब बात करते हैं ब्लॉक 2 की, इसमें आ जाएगा कंप्यूटर एंड फिटिंग्स, इसमें फर्नीचर फिटिंग और कंप्यूटर का और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस ब्लॉक पे, 40% कंप्यूटर वाले पे, ठीक है। ब्लॉक 2 लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, पहले तो कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर अब 1/10 है, 1/10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 180 डेज हो गए। इसका मतलब जो पहला है कंप्यूटर उस पर 180 डे से ज़्यादा है तो कितनी लग जाएगी, 35,000 का कितना, 40%, ये 14,000 आ गया। अब दूसरी ये हो गया। अब कंप्यूटर यूपीएस, अब यूपीएस कब हमने 8-10, ये 180 डे से लेस होगा, ठीक है।
आप काउंट करके देख सकते हो। इसका 50% और लेंगे, हाफ। ये कितना आ जाएगा, 1700। अब तीसरा, प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर, ये कितना, ये भी 180 डे से ज़्यादा है, तो इसका भी 40% ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 5000। अब इसके बाद लैपटॉप, लैपटॉप पे कितना रहेगा, लैपटॉप पे भी 50% रहेगा, हाफ रहेगा। लैपटॉप पे हमारा 86 आ गया। अब आ गई बुक्स। बुक्स कितनी है, ये तो 180 डे से ज़्यादा ही है, सीधा सीधा 40%। अब इस वाले ब्लॉक को हम क्या लिखते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग, और इस वाले को क्या लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। आपको बता दें कंप्यूटर प्लांट में ही आता है और बुक्स भी प्लांट में ही आती हैं, ठीक है। अब इनका टोटल लगा लेंगे। इनका टोटल है 34,500। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 64,500, ठीक है। ये है टोटल डेप्रिसिएशन। इसने पूछा भी क्या है, पूछा है डेप्रिसिएशन निकालें, ठीक है, ऐसे निकलती है डेप्रिसिएशन। चलो आप लिख लो। अब कोई और न्यूमेरिकल देखो। आज की क्लास इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने जो कल एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट था वो उसका न्यूमेरिकल एक हमने कल की क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। आप कल की क्लास जरूर देख लेना, और पहले वो देखना, फिर इसके बाद ये देखना, और न्यूमेरिकल फिर देख लेना एडिशनल डेप्रिसिएशन का, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो करते हैं आज की क्लास यही समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम जब नई वीडियो डालते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू।